फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे रिसेशन की। रिसेशन क्यों होता है, रिसेशन के क्या इफेक्ट्स होते हैं और रिसेशन से हमारी स्टॉक मार्केट्स में क्या क्या फर्क पड़ता है। तो हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से। इन्फ्लेशन मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट रीजन होता है रिसेशन का। इन्फ्लेशन क्या होता है? इन्फ्लेशन होता है जब भी गुड्स के प्राइसेस इंक्रीज करते हैं तो हम उसको इन्फ्लेशन कहते हैं। इन्फ्लेशन से डिमांड कम होती है और डिमांड से जब डिमांड कम होती है तो रिसेशन होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो इंडिया में जो इफेक्ट है वो काफी कम हुआ है रिसेशन का, बट यूएस और यूरोप में इफेक्ट काफी ज्यादा हुआ है क्योंकि ये सारा रीजन है उनकी जो सेंट्रल बैंक की पॉलिसीज है, वो मेजर रीजन है जिससे कि उनके जो रिसेशन के चांसेस ज्यादा हैं और इन्फ्लेशन ऑल टाइम हाई चल रहा है। तो इन्फ्लेशन से काफी काफी चीजों में फर्क पड़ने लग जाता है। इन्फ्लेशन से जो डिमांड है पूरी दुनिया में वो डिक्रीज हो जाती है क्योंकि लोग सोचते हैं कि यार ये चीजें इतनी महंगी हो रही है, हमें अपने खर्चे कम करने चाहिए। तो इंडिया की सिचुएशन अगर देखते हैं तो स्टॉक मार्केट्स बहुत हाई पे चल रही हैं, बट अगर आप यूएस की मार्केट्स को कंपेयर करोगे तो उनकी मार्केट्स में काफी ज्यादा करेक्शन है। करेक्शन इसलिए हुआ है क्योंकि जब भी कोरिलेशन हम देखते हैं, इन्फ्लेशन का जो कोरिलेशन है सो स्टॉक मार्केट से नेगेटिवली कोरिलेटेड है। मींस जब इन्फ्लेशन बढ़ता है तो स्टॉक मार्केट्स घटती हैं और गोल्ड की डिमांड बढ़ती है। ये कोरिलेशन है, इसके बेसिस पे हम अपनी इन्वेस्टिंग स्टाइल डिसाइड करते हैं। बात करते हैं यूएस और यूरोप की मार्केट्स की। यूएस की और यूरोप की जो इकोनॉमी है वो वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोनॉमीज में से आती है और ये कंट्रोल करते हैं क्वांटिटेटिव ईजिंग। क्वांटिटेटिव ईजिंग होता है कितना पैसा इन्होंने छापा है। कोरोना में 2020 में इन्होंने अपनी बैलेंस शीट्स को काफी ज्यादा एक्सपैंड किया था। बैलेंस शीट एक्सपैंड करने से एक डिमांड क्रिएट होती है जो कि आर्टिफिशियल होती है, बट जब फ्यूचर में देखो ये एक बबल है, जो पैसा छापने से ये बबल बढ़ता रहता है और ये बबल फटता भी है। 2020 में भी रिसेशन आया था और अब आप देखो कि पूरी दुनिया में बट काफी नेगेटिव इफेक्ट्स आए हैं, बट इंडिया के जो इफेक्ट्स हैं वो काफी कम है। तो एसएनपी में एसएनपी 500 और नैस्डैक दो स्टॉक एक्सचेंज के पैरामीटर्स हैं जिससे हमें पता चलता है कि यूएस की मार्केट्स बढ़ रही हैं कि घट रही हैं। इन दोनों में काफी ज्यादा गिरावट है जिससे पता चलता है कि हमें ये अपॉर्चुनिटी यूज करनी चाहिए स्टॉक्स को बाय करने के लिए। निफ्टी और सेंसेक्स अगर कंपेयर करते हैं और इमर्जिंग मार्केट से, जैसे कि ब्राजील, रशिया और वियतनाम जैसी इकोनॉमीज को कंपेयर करते हैं, तो निफ्टी ने और सेंसेक्स ने काफी ज्यादा रिटर्न दिया है। हम जब भी देखो, कई बार क्या होता है, इंडिया की मार्केट्स इंक्रीज करती हैं बट यूएस की मार्केट्स फॉल करती हैं, ठीक है। तो अभी जो है मैं अपने फंड्स को डाइवर्स कर रहा हूँ। मैं अपना जो इंडिया का पोर्टफोलियो है उसमें थोड़ा ट्रिम कर रहा हूँ, थोड़ा कम कर रहा हूँ और सारा अपना थोड़ा पोर्टफोलियो इंक्रीज कोशिश कर रहा हूँ टूवर्ड्स यूएस एंड यूरोप। आप काफी ईटीएफ के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं यूएस और यूरोप में। तो जब भी आप रिसेशन में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप हमेशा ये देखिए कि रिसेशन के टाइम पे कौन से स्टॉक्स उठते हैं। जैसे कि एफएमसीजी स्टॉक्स अभी बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड है, बट बैंकिंग सेक्टर्स में भी काफी ओवर वैल्यूएशन दिखा गया है। बट जब भी इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हैं तो जो बैंकिंग के प्रॉफिट्स होते हैं वो इंक्रीज होते हैं। जब भी बैंकिंग के प्रॉफिट्स इंक्रीज होते हैं तो शेयर प्राइस में भी काफी ज्यादा इंक्रीज देखा जाता है। तो बैंकिंग सेक्टर इंडिया का काफी लुक्रेटिव है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स देख लो, और अभी रिसेंटली देखा गया था कि आईडीबीआई में भी गवर्नमेंट अपना स्टेक सेल कर रही है, जो कि फॉरेन इन्वेस्टर्स ही बाय करेंगे क्योंकि इसको जो स्टेक सेल की वैल्यू है वो 5-6 हजार करोड़ से भी ज्यादा की है। तो अब हम बात करेंगे रिसेशन होता क्या है। रिसेशन 2020 में भी हुआ था। जब भी हम कॉन्ट्रैक्शन देखते हैं डिमांड में तो रिसेशन होता है। जैसे 2 कॉन्सिक्यूटिव क्वार्टर्स अगर जीडीपी डिक्लाइन होता है तो हम उसको रिसेशन कहते हैं। और रिसेशन जो होता है वो मैंने जैसे आपको पहले बताया था, प्राइसेस के बढ़ने से होता है। जब प्राइसेस बढ़ते हैं तो डिमांड घट जाती है, डिमांड घटने से रिसेशन होता है, जो कि सेंट्रल बैंक्स कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। देखो, सेंट्रल बैंक्स के लिए इन्फ्लेशन कंट्रोल करना थोड़ा इजी होता है, बट डिफ्लेशन कंट्रोल करना थोड़ा सा टफ होता है। तो यूएस और यूरोप में देखा गया है कि इन्फ्लेशन बढ़ने के कारण इंटरेस्ट रेट्स काफी इंक्रीज हुए हैं, बट इंडियन सेंट्रल बैंक ने इंटरेस्ट रेट्स इतने शार्पली इंक्रीज नहीं करे हैं। अब बात करते हैं हम अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को कैसे मेजर कर सकते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज मेजर होती है जीडीपी के थ्रू। जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट।
ये पता चलता है कंट्री कितना गुड्स बना रही है और कितने गुड्स बेचती है। जितना ज़्यादा जीडीपी इंक्रीज होगा उससे ज़्यादा हमें ये पता चलेगा कि जो कंट्री की ग्रोथ है वो एक्सपैंड हो रही है। और दूसरा होता है रियल जीडीपी। रियल जीडीपी होता है जब हम इन्फ्लेशन को कंसिडर करते हैं, तो रियल जीडीपी हमें बताता है कि इन्फ्लेशन के बाद हमारी कंट्री ने कितना ग्रो किया। क्योंकि इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा है तो हमें चीज़ों का इन्फ्लेशन का भी ध्यान देना पड़ता है जब हम ग्रोथ को देखते हैं। तो अब हम सबको पता है कि हम रिसेशन पे हैं। इंडिया की इकोनॉमी बट वर्ल्ड की इकोनॉमी रिसेशन में है, जिसका इफेक्ट आने वाले कुछ साल में इंडिया में देखा जा सकता है। देखा गया है जब भी इकोनॉमी स्लो डाउन होती है वर्ल्ड में, तो जो FIIs के फ्लोज होते हैं इंडिया में, वो इंडिया से निकल के इन्वेस्टमेंट्स टूवर्ड्स डेवलप्ड कंट्रीज जाने लग जाती हैं। तो क्या होता है, उससे जो वैल्यूएशंस होती हैं इंडियन स्टॉक मार्केट्स की, वो काफ़ी कम हो जाती हैं। अब देखो सारी दुनिया में डिमांड डिक्लाइन हो रही है, क्योंकि इसका मेन रीजन था कि सेंट्रल बैंक्स ने काफी ज्यादा पैसा छापा। जब भी स्लो डाउन होता है 2008 के बाद, तो सेंट्रल बैंक प्रोसेस करता है एक अपना टूल जो कि होता है क्वांटिटेटिव ईजिंग। क्वांटिटेटिव ईजिंग होती है बॉन्ड बाइंग और सेलिंग। इसके थ्रू पैसा डाला भी जाता है इकोनॉमी में और पैसा निकाला भी जाता है। तो पूरी दुनिया में फर्क पड़ा है, बट इंडिया में इतना फर्क नहीं देखा गया है। ग्रोथ डिक्लाइन हो रही है यूएस और यूरोप में, और इससे क्या हो सकता है, आने वाले टाइम में इंटरेस्ट रेट जाना बहुत ज्यादा इंक्रीज होने से ले ऑफ स्टार्ट हो सकते हैं, जो कि आप ऑलरेडी देख रहे हो। टेक्नोलॉजिकल फर्म्स जैसे फेसबुक है, ट्विटर है, वो अपने एम्प्लॉयज को ले ऑफ कर रही है, क्योंकि उनको पता है आने वाले टाइम पे इतनी डिमांड होनी नहीं है, तो अब हमें अपने फंड्स को ढंग से यूटिलाइज करना ही पड़ेगा। तो इन्वर्टेड यील्ड कर्व्स की बात करते हैं। इन्वर्टेड यील्ड कर्व्स हमें बताते हैं कि कंट्री में आने वाले टाइम पे स्लो डाउन हो सकता है। इन्वर्टेड यील्ड कर्व्स होते हैं जब भी शॉर्ट टर्म रेट्स ज्यादा होते हैं लॉन्ग टर्म रेट से, तो उनको इन्वर्टेड यील्ड कर्व्स कहा जाता है। और इससे पॉसिबिलिटी देखी जाती है कि आने वाले टाइम पे रिसेशन हो सकता है। देखो इन्वर्टेड यील्ड कर्व्स होती हैं तो आने वाले टाइम पे जो ग्रोथ होती है वो धीरे धीरे कम होती है, और जैसे जैसे ये इफेक्ट मार्केट काफी टाइम लग जाता है इन्वर्टेड यील्ड कर्व्स होने के बाद और ग्रोथ इंक्रीज होने के बाद। अब बात करते हैं इफेक्ट्स क्या होते हैं रिसेशन के स्टॉक मार्केट्स पे। जब भी रिसेशन होता है तो मार्केट्स डिक्लाइन करती हैं। डिफरेंट इकोनॉमीज में इफेक्ट्स जो होते हैं रिसेशन के वो थोड़े से डिफरेंट होते हैं। जैसे इंडिया में लेस इफेक्ट था, बट जो डेवलप्ड इकोनॉमीज थी, इवन इमर्जिंग मार्केट्स थी, उनमें भी इफेक्ट्स काफी ज्यादा देखा गया। वैल्यूएशन काफी एक्सपेंसिव है निफ्टी की, तो हमें अपने जो पोर्टफोलियो है उसको थोड़ा बैलेंस करना चाहिए। हमें टूवर्ड्स इमर्जिंग मार्केट्स जाना चाहिए, जैसे वियतनाम, कोरिया। अब आप डाइवर्सिफाई कर सकते हो अपने फंड्स को। तो जब भी इन्वेस्टर कोशिश करता है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने की, वो हमेशा ये देखता है कि फ्यूचर में क्या मेरे स्टॉक्स बढ़ेंगे कि घटेंगे। अगर तो बढ़ेंगे तो वो इन्वेस्ट स्टॉक्स पे करता है, वरना वो फिक्स्ड इनकम और दूसरी एसेट क्लासेस पे जाती है, जैसे रियल एस्टेट। तो काफी इंपॉर्टेंट चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। जैसे 1953 में जब रिसेशन हुआ था तो जब भी मार्केट्स गिरी थी, और 2008 में भी जब रिसेशन हुआ था तो मार्केट्स पे काफी ज्यादा करेक्शन थी। मार्केट में हमेशा जब भी कोई एक टर्मोइल होता है, जो मेजर इवेंट होता है, जैसे कोरोना हुआ था तो मार्केट्स काफी डिक्लाइन हुई थी, बट उसके बाद इंडिया की मार्केट्स भी इंक्रीज हो रही थी और वर्ल्ड ओवर मार्केट्स काफी ज्यादा इंक्रीज हुई, क्योंकि कोई भी सेंट्रल बैंक हमेशा ये कोशिश करेगा कि डिमांड कम ना हो, क्योंकि डिमांड कम होती है तो डिफ्लेशन होता है, और डिफ्लेशन कंट्रोल करना सेंट्रल बैंक्स के लिए बहुत टफ प्रोसेस होता है। सबसे ज्यादा इफेक्ट्स हमने देखा कि डेवलप्ड इकोनॉमीज में आया, और 2009 के बाद डब्ल्यू शेप्ड रिकवरी हुई, जो कि टफ रिकवरी होती है। मतलब जब डिमांड बहुत स्टीप धीरे धीरे करके बढ़ती है तो हम उसको कहते हैं डब्ल्यू शेप्ड रिकवरी। गवर्नमेंट्स ने काफी पैसा छापा, और कोविड के बाद स्पेशली 2020 में फेड ने अपनी बैलेंस शीट्स काफी इंक्रीज करी। उससे क्या हुआ कि जो फेक डिमांड थी उससे इन्फ्लेशन हुआ, स्टॉक मार्केट्स काफी बबल क्रिएट हुआ। अब हम देख सकते हैं जितना भी बबल क्रिएट हुआ था वो अब काफी कम हो गया। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे तो इससे हमें मोटिवेशन मिलती है कि हम और इससे भी अच्छा कंटेंट आपको दे सकें। थैंक यू गाइस।